দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने नॉर्मल प्रोसेस जो होता है उसका तो क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग इस पे दो टॉपिक देखेंगे, ठीक है। एक होता है इंटर प्रोसेस पे क्वेश्चन और एक हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो पहले हम लोग इंटर प्रोसेस जो है वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। तो हेडिंग कर लो, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें अलग क्या है। अभी हम लोगों ने जो प्रोसेस किया, प्रोसेस कॉस्टिंग पे क्वेश्चन किया, और अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोल के हेडिंग करो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम पहले नॉर्मल बता देते हैं फिर लिखवा देंगे। देखो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब, जैसे देखो अभी अभी हम लोग ब्रांच जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हेड ऑफिस ब्रांच को स्टॉक जो ट्रांसफर करता है वो प्रॉफिट लगा के भी कर सकता है, बिना प्रॉफिट लगा के भी कर सकता है। वो तो कैसा बिजनेस का पॉलिसी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट भी जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया है या फिर पढ़ोगे, कभी ना कभी जरूर पढ़े हो क्योंकि कॉलेज में भी होता है ये वाला टॉपिक। तो देखो डिपार्टमेंट में भी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है कॉस्ट के बेसिस पे भी, और प्रॉफिट लगा के भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस को, ये देखो ये है सपोज प्रोसेस 1, ठीक है, और ये है प्रोसेस 2, और यहाँ पर है सपोज प्रोसेस 3। एक जो है प्रोसेस चल रहा है जिसमें रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया जाएगा पहले वाले प्रोसेस पे, ठीक है। रॉ मटेरियल या फिर अदर एक्सपेंसेस, जैसे रॉ मटेरियल का एक्सपेंस होगा, वेजेस का होगा, अदर एक्सपेंसेस होगा। इससे जो आउटपुट आएगा वो इसका इनपुट हो जाएगा। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें से जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। यही हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनपुट, ये आउटपुट यहाँ पर इनपुट में ट्रांसफर हो जाएगा। फर्दर इसका जो आउटपुट आएगा वो जब यहाँ जाएगा तो इनपुट एज ए इनपुट जाएगा, और इसके बाद क्योंकि ये मैंने लास्ट प्रोसेस लिखा है तो ये हम लोग को फिनिश गुड्स देगा प्रोसेस 3 के बाद। अच्छा, अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आउटपुट जो आ रहा है ये जब दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है, आउटपुट जो भी आ रहा है ये जब नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है तो प्लस प्रॉफिट बेसिस पे जा रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर जो भी आउटपुट आया उसका जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम लोगों ने देखा है कि हर एक प्रोसेस अपना कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है। तो वो तो हम लोग लेजर बनाते हैं, वहां पता चलता है, फिर कॉस्ट पर यूनिट भी हम लोग निकालते हैं। अब बोल रहे हैं अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट लगा के इनपुट ट्रांसफर करेगा, फिर ये प्रोसेस भी अपने आउटपुट को प्लस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के साथ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से जब हम लोग प्रॉफिट लगा के नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं आउटपुट को एज ए इनपुट, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नाम क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो तो कंज्यूमर से लेना चाहिए था। नॉर्मली कस्टमर को जो फिनिश गुड सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट लगा के करें, इसीलिए मतलब इंटरमीडिएट वे में या फिर इंटरनल तरीके से जो है प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब ये क्यों किया जाता है, देखो ये इसीलिए किया जाता है, जैसे डिपार्टमेंट में भी देखे हो तुम लोग, ठीक है, और जो है ब्रांच पे भी हम लोग देख रहे हैं। ब्रांच पे अगर हेड ऑफिस जो है प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करता है अपने ब्रांच को तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होने का चांसेस होता है। मतलब जैसे हेड ऑफिस ने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया ब्रांच को, मान लो 120 में, और ब्रांच को बोल दिया 150 में सेल करो, तो ब्रांच कोशिश करेगा ना 150 में सेल करने का, चाहेगा कि उससे ज्यादा में अगर बिक जाए और अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर वो बता ही दे कि 100 का है तो फिर वो बोलेगा 120 में सेल करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मतलब एक ज्यादा प्रॉफिट में बिकने का एक जो है
चांसेस होता है, मतलब ज्यादा, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि कंज्यूमर को हम लोग बेवकूफ बना के बेच सकते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर लोगों को लगता है कि 120 का चीज मैंने 150 में बेचा, ठीक है, अगर किसी को बोले 100 का चीज तो उसे लगेगा कि काफी ज्यादा बोल रहा है, होगा नहीं होगा। तो ये क्या है, ओरिजिनल प्रॉफिट को रिवील नहीं करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसे कंसाइनमेंट में भी तुम लोग देख चुके होंगे, कभी ना कभी कंसाइनमेंट पढ़े हो तो, कंसाइनमेंट में भी ऐसा होता है, कंसाइनर कंसाइनी को प्रॉफिट लगा के इसीलिए ट्रांसफर करता है ताकि रियल प्रॉफिट उसे पता ना चले, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसा ही है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इसीलिए ट्रांसफर कर रहा है ताकि इनमें भी कंपटीशन रहे, ठीक है, कंपटीशन रहे कि हाँ मेरा, इनको भी लगेगा अच्छा मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कंपटीशन भी जनरेट होगा। इसी वजह से इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट लाया गया। अब हम थोड़ा सा लिखवाते हैं फिर और समझाएंगे। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा, अंडर द नॉर्मल circumstances the output of current process is transferred to next process at the cost price। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आउटपुट जो है करंट प्रोसेस का हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैसे, नेक्स्ट प्रोसेस में कॉस्ट प्राइस में, जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे। जैसे कि देखो हम यहाँ पर बताते हैं, ये इसके पहले वाले जैम कोड में होगा, यहाँ पर ये देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग एक एक आउटपुट जो भी आ रहा है 48509853 ये जो भी आ रहा है इसी में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें खैर है नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं लगातार जिसमें दो प्रोसेस होगा। ये देखो ये जो कॉस्ट आया उसी में ये ट्रांसफर हो गया, तो वही बोल रहा है नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, कॉस्ट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। दैट इज नो प्रॉफिट, दैट इज नो प्रॉफिट इन, no profit is considered while transferring the output to the next process। कोई भी प्रॉफिट को कंसीडर किया नहीं जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में, आउटपुट को ऐसे इनपुट जब ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट में क्या है, ये तो जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे उसी के बेसिस पे मैंने लिखवा दिया, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, इन द कंसेप्ट ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, in the concept of inter process profit, a reasonable amount of profit is considered while transferring the output transferring spelling transferring the output to the next process, to the next process। और यहाँ पर हम लोग जो कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जहां पर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है जब ट्रांसफर किया जाता है एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस में एज ए इनपुट, ठीक है। जो अभी तक बोला वही लिख पाए। सच रीजनेबल प्रॉफिट, सच रीजनेबल
profit is to be decided by the transferer process. कितना प्रॉफिट लगाना है कौन डिसाइड करता है, कितना प्रॉफिट लगाना है वो डिसाइड करता है जो ट्रांसफर कर रहा है। जैसे प्रोसेस 1 जब प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट डिसाइड कौन करेगा, प्रॉफिट कितना लगाना है वो उसका जो मतलब लगाने का जो राइट्स है वो प्रोसेस 1 के ऊपर है। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडेड बाय प्रोसेस 1। ठीक है, यहाँ कितना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय प्रोसेस 2। ठीक है, डिसाइडेड बाय प्रोसेस 1 इस तरीके से होता है। एक्चुअली इस पे एक अलग टॉपिक ही होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तुम लोग का है नहीं अभी एटलीस्ट इंटर में। तो ट्रांसफर प्रोसेस में क्या होता है ना, सॉरी ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो ये पूरे प्रोसेस हो रहे हैं। तो मोटिवेटेड रखने के लिए जो मेन मैनेजर होते हैं, मतलब इन सब के अलग अलग मैनेजर होंगे ये सारे प्रोसेस के, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए कोई एक होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी इनपुट चाहिए, मान लो जो इनपुट प्रोसेस 2 को चाहिए वो मार्केट में भी मिलता होगा, वो अपना प्रोसेस 1 से भी ले सकता है। प्रोसेस 1 ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है और प्रोसेस 2 जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब ये मार्केट से भी ले सकता है और ये प्रोसेस 1 से भी ले सकता है। तो अब उसे कहाँ से लेना चाहिए, देखो एक्चुअली मैटर ये हो जाता है, जैसे मान लो चेयर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वुड कटिंग का काम करता है, क्योंकि जो फर्नीचर बनता है उसपे जो कटिंग वगैरह होना चाहिए वुड का यानी लकड़ी का, वो तो एक शेप में होना चाहिए, अदरवाइज तो फर्नीचर नहीं बना सकते। तो मान लो यहाँ कटिंग का काम होता है, ये जो है मतलब यहाँ फर्नीचर बनता है। अब कटिंग किया हुआ वुड मार्केट से भी ले सकता है, ऐसा परमिशन होता है। तो प्रोसेस 2 को देखना है कि उसे मार्केट से लेने से बेनिफिट है कि उसे प्रोसेस 1 से लेने से बेनिफिट है, क्या ऐसा उसको हक मिलता है, राइट्स मिलता है। हाँ मिलता है, क्यों, देखो एक्चुअली क्या होता है कि प्रोसेस 2 को भी ना प्रॉफिट कमा के दिखाना है अपने हेड को, कि हाँ देखो मेरे यहाँ पर जो है हम जो टास्क ले रहे हैं उसमें हम प्रॉफिट कमा के दिखा रहे हैं। अब उसे अगर लगता है कि कटिंग वुड मान लो ये बोल रहा है 1000 रुपीज पर पीस, मार्केट में वही 980 में मिल रहा है, तो वो चाहेगा कि मार्केट से ही खरीद ले। ठीक है, तो फिर P1 को क्या बोला जाएगा कि आप एक काम करो, आप इसको इस मार्केट रेट में एटलीस्ट दो, इतना ज्यादा मत प्रॉफिट लगाओ। ठीक है, मतलब इस तरीके से ना सबको एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोशिश ये किया जाएगा कि मार्केट से नहीं लेके अपने ही यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है वहां से लेके क्यों ना काम किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो। जरूरत पे मार्केट में बेचना ही नहीं है, मतलब मान लो ये कटिंग वुड मार्केट में भी बेचते हैं, मार्केट में मत बेचो, अपने ही अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जरूरत है उसको दो, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही पर्सन का होगा, मतलब किसी का ओनरशिप में होगा। तो इस तरीके से ना ट्रांसफर प्राइसिंग जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे नेगोशिएशन वगैरह होता है, प्रोसेस 2 बोलेगा हम क्यों ले प्रोसेस 1 से, वो तो 1000 में देगा, मार्केट से 980 में मिल रहा है, तो इसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। जो भी वो हम लोग का पॉइंट नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि किस तरीके से होता है, तो इसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, ये यहाँ पर ये पॉइंट आया ना कि कौन डिसाइड करता है, इसीलिए हम बता रहे हैं ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। वो डिसाइड करता है हमेशा जो ट्रांसफर करने वाली प्रोसेस है वो डिसाइड करता है। ठीक है, कि कौन सा ट्रांसफर प्राइस होगा, और उसमें बहुत सारा पॉइंट हो जाता है। तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग बोल के एक टॉपिक ही होता है, एक अलग चैप्टर ही होता है जिसमें ये सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये लोग जो ट्रांसफर करते हैं वही डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट कितना। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने जो मेन पॉइंट है उस पे आ जाते हैं फिर से। सच रीजनेबल प्रॉफिट इज टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रांसफेरर प्रोसेस। ठीक है, फिर 4th नंबर में लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव इज टू, क्यों ऐसा किया जाता है, प्रॉफिट क्यों लगाया जाता है। The objective is to enable the transferee process to stand on its own efficiency. ठीक है,
क्या लिखा है देखो मैंने, द ऑब्जेक्टिव इज, मतलब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा क्यों किया गया, द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल द ट्रांसफरी प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसफरी प्रोसेस टू स्टैंड ऑन इट्स ओन एफिशिएंसी, ठीक है, ताकि ये अपनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करे। अब मान लो ये 900 इसका कॉस्ट पड़ रहा है, ये इसको 980 में ट्रांसफर कर रहा है, तो एक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। अब मान लो मार्केट में भी बेच रहा है, तो मार्केट में वो ज्यादा में बेच सकता है, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसको जो है मतलब जो सुटेबल प्राइस होगा उसी में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से नेगोशिएशन होता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर इसीलिए क्या गया है ताकि हर कोई अपने आप को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करे और एफिशिएंटली काम करे। अगर प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, उस प्रॉफिट पे अगर अलग अमाउंट ऑफ कमीशन वगैरह मिल जाएगा सैलरी के साथ साथ, तो यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो और भी एफिशिएंटली काम करेंगे। इसीलिए इस तरीके से मतलब एक जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। तो इसको लगेगा कि हाँ हम प्रोसेस 2 को बेचेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये और मान लो ये प्रॉफिट होने से फायदा क्या है, प्रॉफिट होगा, और मान लो इनको ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप जितना प्रॉफिट करवाओगे उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा सैलरी के साथ साथ, तो फिर उनका एक जो है मोटिवेशन हो जाएगा। तो वही बोला है, द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल द ट्रांसफरी प्रोसेस टू स्टैंड ऑन इट्स ओन एफिशिएंसी, ठीक है, ताकि वो अपना एफिशिएंसी जो है पूरा यूटिलाइज कर पाए, अपना एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए। अच्छा, अब इसमें हम लोग कैसे करके क्वेश्चन करेंगे, ये देखो इलस्ट्रेशन 6, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो क्या दिया है, ए लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट AXE, ए लिमिटेड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो AXE बोल के कोई प्रोडक्ट है वो बनाता है, विच पासेस थ्रू 2 प्रोसेस, जो 2 प्रोसेस के थ्रू से बनता है, बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, कंप्लीट होने के बाद फिनिश स्टॉक में ही ट्रांसफर होगा। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मंथ का फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दोनों प्रोसेस का, फिनिश स्टॉक का, ठीक है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया है। अब तक अगर ध्यान से देखोगे हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया हुआ था, सारे क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया था नो WIP और ओपनिंग, नो क्लोजिंग WIP, नो ओपनिंग फिनिश गुड्स, नो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बट यहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक जो है प्रोसेस 1 का भी है, प्रोसेस 2 का भी है, फिनिश स्टॉक का भी ओपनिंग स्टॉक है। डायरेक्ट मटेरियल 15,750, यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो फिनिश स्टॉक अकाउंट है, यहाँ मटेरियल का क्या काम है, इसीलिए यहाँ नहीं दिया है। डायरेक्ट वेजेस बोला है, यहाँ पर फिनिश स्टॉक कुछ नहीं दिया है, ठीक है। फिनिश स्टॉक में सॉरी वेजेस कुछ नहीं होगा, सेम कंसेप्ट। मटेरियल क्यों होगा, क्योंकि वेजेस वगैरह तो प्रोसेस में काम करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड दोनों जगह पे बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक तीनों में बता दिया है, फिनिश स्टॉक का ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो है 1500। अब यहाँ गैप है, क्यों गैप है, क्योंकि देखो अब ट्रांसफर कैसे होगा, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में, सीक्वेंस में ही तो ट्रांसफर होने वाला है ना, उल्टा तो नहीं होगा ना, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में। तो अगर कोई प्रॉफिट लगाएगा तो वो कौन लगाएगा, प्रोसेस 1। तो अगर किसी को विद प्रॉफिट इनपुट मिल रहा है वो किसको मिलेगा, प्रोसेस 2 को। तो इसका मतलब इसके पास जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें जरूर प्रॉफिट एडेड होगा। क्यों प्रॉफिट एडेड होगा, क्योंकि ये अपना इनपुट किससे लेता है, प्रोसेस 1 से, फिर अपना जो भी खर्चा है वो करने के बाद अपना स्टॉक को मतलब रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब ये जब इनपुट प्रोसेस 1 से लेता है तो उसमें एक प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, फिर उसका जो टोटल कॉस्ट निकलता है प्रोसेस 2 का वो विद प्रॉफिट निकलेगा, तो उसमें जरूर प्रॉफिट होगा, इसीलिए यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया। यहाँ क्यों देगा, क्योंकि प्रोसेस 1 को तो कोई प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करने वाला है ही नहीं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसीलिए यहाँ पर देखो ब्लैंक दिया हुआ है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो है 1500, वो सिर्फ प्रोसेस 2 में ही रहेगा और फिनिश स्टॉक में भी रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर रहा है, फिर ये प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करेगा, तो इसके पास भी विद प्रॉफिट का ही फिनिश स्टॉक आएगा, इसीलिए ये दोनों में होगा, प्रोसेस 1 में नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ऐसे डैश दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ये तो हमें पता है, ये ट्रांसफर होगा और कितने प्रॉफिट लगा के 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। ये देखो ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस का मतलब हो जाएगा सेल प्राइस, मतलब जिस प्राइस में वो ट्रांसफर कर रहा है उस प्राइस पे 25% प्रॉफिट लगाएगा। इस बात का मतलब समझो, जैसे सपोज अगर ट्रांसफर प्राइस है 100 रुपीज, तो वो प्रॉफिट कितना लगाएगा, 100 पे 25%, ठीक है, यानी 125, ठीक है, सॉरी 25, तो उसका ट्रांसफर प्राइस जो है उस पे अगर 25 लगाएगा तो उसका जो मतलब कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 100 - 25, यानी कि
75। फिर से हम समझाते हैं, बोल रहा है कि जो ट्रांसफर प्राइस है उस पे 25% प्रॉफिट लगेगा। मतलब प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को बोल दिया कि 1 यूनिट ट्रांसफर करेंगे 100 रुपीज में, तो वो अपना ट्रांसफर प्राइस बता रहा है, तो वो प्रॉफिट लगा के बता रहे हैं। मतलब इस पे कितना प्रॉफिट लगाया हुआ है, 25% प्रॉफिट लगा के बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस पे 25% प्रॉफिट लगा के, यानी वो 125 में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये देखो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिया है 100 रुपीज, तो ट्रांसफर प्राइस 100 रुपीज नहीं होगा। इसका मतलब एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। देखो यहाँ पर बोला है कि 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो ये देखो प्रॉफिट, कॉस्ट और ट्रांसफर प्राइस। जैसे हम लोग सेल लिखते हैं ना, जो टेबल बनाना मैंने सिखाया था, उसमें हम क्या बोलते थे, प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल। सेल के जगह ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, 25% प्रॉफिट, तो ये लिखो ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी 100 रुपीज, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऐसे कर आसानी से होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइस का मतलब कुछ मतलब अलग कुछ नहीं, लैंग्वेज अलग है। ट्रांसफर प्राइस का मतलब जिस प्राइस में प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को सेल कर रहा है, मतलब 25% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस मान लो, एक ही बात है। फिर आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 क्या है, बोल रहे ट्रांसफर करेगा फिनिश स्टॉक को 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, जो ट्रांसफर प्राइस होगा उससे 20% प्रॉफिट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 20। अच्छा, अब ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये देखो 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस बोला है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। मतलब जो प्रोडक्ट बनने में 80 रुपीज का कॉस्ट होगा, उस पर 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के फिनिश स्टॉक में 100 रुपीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, बोल रहा है कि जो स्टॉक इन प्रोसेस होगा, मतलब प्रोसेस 1 में जो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेस 2 में जो प्रोसेसिंग हो रहा है, और जो स्टॉक रेडी हो रहा है, वो प्राइम कॉस्ट में वैल्यू होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट का मतलब हम लोग पहले सारे डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है सारे डायरेक्ट कॉस्ट का एडिशन ही प्राइम कॉस्ट होता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, या फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो कि यहाँ पर है नहीं, है तो दो ही चीज। ये सबको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, ये सबको ऐड करके हमें मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइस एट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। फिनिश स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाएगा, उसी प्राइस में जिस प्राइस से वो प्रोसेस 2 से रिसीव होके आया है। ठीक है, तो वही होगा, क्योंकि प्रोसेस 2 जितने प्राइस में फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर करेगा, वही फिनिश गुड्स का वैल्यू होगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ प्रोसेसिंग होने वाला है नहीं। सेल्स हुआ है 1,40,000, हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए बोला है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। हर एक स्टेज में प्रॉफिट एलिमेंट हमें दिखाते जाना है कि प्रोसेस 1 कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक, और हम लोग को प्रोसेस का अकाउंट बना के देना है, फिनिश गुड्स का भी अकाउंट बना के देना है। ठीक है, अच्छा देखो, तो हम लोग को कितना सारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल हम लोग को 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट बनाने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, कितना नंबर क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 6, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट। अच्छा, उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट बनेगा तो लेजर, लेकिन ये जो कॉलम का नाम होगा वो अलग होगा। देखो यहाँ पर क्या क्या कॉलम का नाम होगा, पहला हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टोटल, हम बताते हैं क्यों ऐसा होगा। फिर लिखेंगे कॉस्ट और प्रॉफिट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही हमें बोला है कि हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट दिखाना है। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, मतलब हमें कॉस्ट दिखाना है। ठीक है, उसके बाद बोला है फिनिश गुड्स अकाउंट और शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज, तो प्रॉफिट का भी कॉलम होना चाहिए, और एक टोटल कॉलम बनाया है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर्स,
प्रोसेस 1, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। सेम यहां पर भी लिखना है, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। फिनिश स्टॉक में भी सेम करना है हम लोग को, पर्टिकुलर्स, टोटल, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। ये लिखना जरूरी था, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो समझा नहीं पाएंगे कि कैसे करके कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एग्जाम में तो तुम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं ये सब लिखना, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना ही पड़ा, नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे। अच्छा अब देखो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। प्रोसेस 1 हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग प्रोसेस 1 की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, ये सब छोड़ो। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 में कितना स्टॉक है, 7500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी डेटा मिलेगा हम लोग लिखेंगे टोटल कॉलम में। ठीक है, सबसे पहले टोटल कॉलम में लिखेंगे, फिर चेक करेंगे क्या इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड है, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है प्रॉफिट इंक्लूडेड, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग प्रोसेस है, तो इसको किसी ने प्रॉफिट लगा के कोई स्टॉक दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कोई मतलब इनपुट दिया नहीं है, तो इसके पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है तो कॉस्ट भी हो जाएगा 7500। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला इस पॉइंट को समझ में आ जाता है तो हम लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले टोटल कॉलम में लिखना है कि टोटल कितना है। अब ये वाला हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो जितना टोटल है उतना ही कॉस्ट होगा। अगर प्रॉफिट होता तो टोटल से प्रॉफिट को टोटल मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो टोटल से हम लोग प्रॉफिट को हटा के कॉस्ट लिख देते। अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट 0 है तो ये कॉस्ट भी हम लोग का 7500 हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल 15000, तो ये भी लिखेंगे ऐसे, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल पहले ये वाले कॉलम में लिखना है हमेशा। ठीक है, टोटल कॉलम में। क्या इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड है, नहीं, हमें नहीं पता है। ऑब्वियसली जो सप्लायर ने दिया है उसने प्रॉफिट लगा के दिया, लेकिन उससे हमें क्या मतलब, हम लोग तो अपना प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, तो हमें ये देखना है कि 15000 में कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि नहीं है। ठीक है, और उसका हमें पता है कि नहीं, प्रॉफिट इंक्लूडेड पहला बात नहीं है। और जो सप्लायर वाला है वो तो यहाँ पर उसका तो कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट इंक्लूडेड कुछ नहीं है तो ये यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हमें ढूंढना है कि कोई दूसरे प्रोसेस ने इसको प्रॉफिट लगा के कुछ ट्रांसफर किया है कि नहीं, वैसा तो कुछ है नहीं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 11200, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस 11200। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिखेंगे 11200 क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है। अब इसको हम लोग कर लेंगे टोटल। क्यों टोटल कर लेंगे, अभी तो फैक्ट्री ओवरहेड बाकी है, इसीलिए करेंगे क्योंकि बोला है स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, प्राइम कॉस्ट में। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पहले यहाँ पर एक बार टोटल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे प्राइम कॉस्ट। तो इसको टोटल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। देखते हैं कितना आता है, 15000 प्लस 7500 प्लस 11200, 33700। यहाँ पर भी सेम ही आएगा, सेम डेटा है ना, इसीलिए तो ये प्रॉफिट के यहाँ पर ऐसे रह सकते। प्राइम कॉस्ट हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे पहले क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3700, तो ये यहाँ पर लिखेंगे टोटल में 3700, और यहाँ क्योंकि कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी हो जाएगा 3700। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000, यहाँ पर भी 30,000। ये क्यों किया गया, क्लोजिंग स्टॉक पहले क्यों लेस किया गया वो समझते हैं। देखो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रोसेस 2 को जो ट्रांसफर किया जाएगा उसी का कॉस्ट कैलकुलेट होगा। जब प्रोसेस 1 अपने स्टॉक में 3700 का स्टॉक रख लेगा तो वो तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो अगर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो उतना स्टॉक तो ट्रांसफर नहीं होगा। टोटल अभी तक कितना एक्सपेंस हुआ है, लेकिन उसमें से 3700 रख लिया जाएगा, तो फिर कितना ट्रांसफर होगा 30,000। अब उस पे हम लोग का क्या लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस पे फैक्ट्री ओवरहेड लगाएंगे 10,500 टू फैक्ट्री ओवरहेड 10,500। टोटल में भी यही, यहाँ पर भी यही, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट है नहीं। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने से आ जाएगा हम लोग का 40,500, 40,500, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जब ट्रांसफर करता है प्रोसेस 2 को तो कितना प्रॉफिट लगा के करता है, यहाँ पर हमें बता दिया था 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। बट ये ट्रांसफर प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट लगाएगा। तो टू प्रॉफिट अभी अभी मैंने सिखाया टेबल बना के, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। देखो हम लोगों ने कैसे देखा, ये कॉस्ट है, प्रॉफिट और ये ट्रांसफर प्राइस। तो 25% प्रॉफिट बोला है ऑन ट्रांसफर प्राइस पे, यानी ट्रांसफर प्राइस 100, क्योंकि 25% मतलब 25/100। ये किस चीज का परसेंटेज बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो दिस इज प्रॉफिट, दिस ट्रांसफर प्राइस। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 75। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये अगर 75 होगा तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा 25/75। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25/75 इंटू कौन सा अमाउंट लगाएंगे हम लोग, ये टोटल वाला 40,500, क्योंकि प्रॉफिट इसी पे इंक्लूडेड होगा। ये ध्यान रखो, हम लोग ये कॉस्ट वाला नहीं टोटल वाला लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट उसी में इंक्लूड होगा। भले ही दोनों वैल्यू सेम है, आगे जाके सेम नहीं भी मिल सकता ना, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जो 40,500 है ये हम लोग ये टोटल वाला लगा रहे हैं, क्योंकि इसी में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसी में से करना है, कॉस्ट वाला लगा के क्या फायदा, कॉस्ट वाले में से प्रॉफिट थोड़ी ना निकलेगा। बाकी यहाँ पर दोनों अमाउंट सेम है तो लगेगा कि एक ही तो बात है, लेकिन अभी नेक्स्ट प्रोसेस में जाओगे तो दिखेगा एक ही बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है अमाउंट सेम आ रहा है, आएगा भी, क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट है नहीं तो कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इस ये लिखो या ये लिखो, वैल्यू एक आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है, हमें टोटल को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो इसमें इंक्लूडेड है। तो इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, तो कितना हो जाएगा 13,500 प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल के आया, तो ये प्रॉफिट कॉलम में लिखना चाहिए 13,500। ठीक है, तो जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है उसमें प्रॉफिट है 13,500। अब ये हम लोग टोटल कॉलम में लिखेंगे, मतलब ये तो टोटल का कॉलम हो गया ना, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट करने से टोटल आता है। अब इसका कोई कॉस्ट है नहीं तो हम लोग इस टोटल में ये वाला लिखेंगे। टोटल कॉलम जैसे बनता है, जैसे देखो हम लोग यहाँ पर 7,500 लिखे, फिर यहाँ पर कॉस्ट में लिखे और प्रॉफिट कुछ नहीं था, सेम तरीके से यहाँ प्रॉफिट कॉलम में प्रॉफिट आ जाएगा। अब टोटल कॉलम में कितना आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट 0 तो 0 प्लस 13,500, 13,500 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेंगे टोटल, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। टोटल कर लेते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा 13,500, यहाँ पर आ जाएगा 40,500, और ये हो गया 40 और 13, ये हो गया 54,000। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 54,000। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट में, बाई प्रोसेस 2 बोल के प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। टोटल वैल्यू है 54,000, जो स्टॉक ट्रांसफर होगा उसका कॉस्ट है 40,500 और उसका प्रॉफिट है 13,500। 54,000, 40,500 और 13,500।
और देखो यहाँ ये वाले में मुझे नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। और ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस होने का और भी एक रीजन देखो, स्टॉक इज इन प्रोसेस, स्टॉक इन प्रोसेस मतलब जो इन प्रोसेस स्टॉक है इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ये भी बोला है। स्टॉक इन प्रोसेस मतलब ये देखो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो इन प्रोसेस ही हुआ ना, कि इसका जो स्टॉक है इसे हमें प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करना है, इस वजह से भी ये लेस होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा प्राइम कॉस्ट के बाद ही हमें यहाँ पर लेस करना है। क्योंकि दूसरा बात ये भी देखो, तुम लोग सोचोगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक तो बोला ही नहीं है, फिनिश गुड्स का है कि WIP का है, तो ये फिनिश गुड्स का है ही नहीं। क्योंकि अगर तुम लोग कॉस्ट शीट देखोगे, फिनिश गुड्स का होने पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के वहां से लेस करते थे, और अगर WIP होता था तो फैक्ट्री ओवरहेड के वहां पर एडजस्ट करते थे। अब ये हम लोग का जो है ना फिनिश गुड्स का नहीं है, क्योंकि फिनिश गुड्स तो प्रोसेस 2 के बाद बनने वाला है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं, पहले ही इसको लेस करेंगे, क्योंकि हमें प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करने बोला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं बोलता कि प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करो, तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लगाने के बाद जो है क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखो। हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि जो भी स्टॉक इन प्रोसेस होगा उसको प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करो, तो हम लोगों ने यहाँ पर ही कर दिया। लेकिन अगर ये लाइन नहीं रहता यहाँ पर, तो हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड नॉर्मली इस पे अप्लाई करते, फिर क्लोजिंग स्टॉक को एंड में लेस करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन की वजह से हमें पहले ही इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 2 में। तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं पहले, इसका भी ओपनिंग स्टॉक था, और हो जाएगा 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। ठीक है, तो प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर है वो है 54,000, टोटल कॉस्ट है 40,500, और प्रॉफिट था 13,500। एक बार चेक कर लेते सही लिखा कि नहीं। हाँ, सही लिखा है। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक लिखना है किसका, अब हम लोग प्रोसेस 2 में ध्यान देंगे, तो ओपनिंग स्टॉक 90,000। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये हमें कहाँ लिखना है, हमेशा टोटल में जो भी वैल्यू मिलेगा, तो मैंने 9,000 लिख दिया टोटल में। ठीक है, अब इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, क्वेश्चन में हमें दे दिया है 1500। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर 1500 है तो कॉस्ट में कितना आएगा, बताओ कॉस्ट में कितना आएगा, तुम लोग बताओ कॉस्ट में कितना आएगा, कौन बोलेगा, बोलो बोलो, कॉस्ट में कितना आएगा। ओपनिंग स्टॉक टोटल 9,000 का है, जिसमें 1500 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, हम खुद से नहीं बोल रहे हैं। हाँ बोलो। 7,500। हाँ, 7,500 माइनस कर दो, 9,000 टोटल है, इसमें 1500 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट कितना होगा माइनस करने से ही पता चलेगा ना। अच्छा, अब ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 लिख लिया। अब इसमें बाकी जो खर्चे हैं जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, तो लिखते हैं टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, सबको पहले टोटल कॉलम में लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल 15,750, अच्छा डायरेक्ट वेजेस 11,250। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्या इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड कितना है, क्या प्रोसेस 2 को पता होगा, बोलो बोलो। तुम लोग डिपार्टमेंट भी किए हो, जिन लोगों ने कर लिया है, ब्रांच भी कर चुके हो, तो मुझे बोलो कि ये डायरेक्ट मटेरियल जो है इसमें क्या कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा वाला होगा, जो वो उसके पहले वाले प्रोसेस से लेगा, क्या इसमें कोई प्रॉफिट होगा, क्या ये प्रोसेस 1 से लिया गया है या मार्केट से खरीदा गया है, उसके ऊपर ही ना आंसर दोगे। नहीं होगा प्रॉफिट। नहीं होगा, ये तो बाहर से खरीदा है ना, तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,750। प्रॉफिट तो सिर्फ वहीं पर होगा ना जब वो किसी, अब देखो इस पे भी प्रॉफिट है, तुम लोग सोचोगे कि ये सप्लायर ने बिना प्रॉफिट, अरे वो वाला हमें कैसे पता, सप्लायर बताएगा थोड़ी कि हम इतना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें तो वैसे भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ढूंढना है। ठीक है, अभी तो मैंने बताया था ये वाला पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फिर इससे क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लगाएंगे। ठीक है, तो ऐड करो, प्लस 15,750 प्लस 11,250, 90,000।
अच्छा 7500 प्लस 4500 प्लस 15750 प्लस 11250 75,000 और ये हो गया हम लोग का 13 14 15,000 ठीक है। अच्छा अब ये वाला प्राइम कॉस्ट हम लोग का हो गया। लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक है 4500। अच्छा तो ये हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, टोटल कॉलम में लिखना पड़ेगा ठीक है 4500। अच्छा ये जो क्लोजिंग स्टॉक इसके पास है, बोलो इसमें क्या प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि नहीं। ठीक है ये जो क्लोजिंग स्टॉक इसके पास है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं दिया, माइनस कर देते। ओ यहाँ दिया था, चलो ठीक है। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, इसके पास प्रोसेस 2 के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से बना होगा, इसी स्टॉक में से बना होगा ठीक है। तो ये जो 4500 है ये अगर इसमें से बना है, क्या इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है या नहीं है, बोलो। नॉर्मल सेल्स लगाओ, यहाँ पर क्वेश्चन का कोई कंसेप्ट है नहीं, तुम लोग नॉर्मली बताओ। ये इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो इससे बचा हुआ स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसमें भी प्रॉफिट होगा, तो मुझे ये बताओ इसमें प्रॉफिट है कि नहीं। है ना? हाँ प्रॉफिट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कैसे बना, ये 90,000 में से ही कुछ पोर्शन एज ए क्लोजिंग स्टॉक है जिसका कॉस्ट है 4500। तो ये कैसे बना है, दिस वन ये सब ऐड करके तो 9,000 में तो प्रॉफिट है। तो एक ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो ये क्या बना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो बना। तो इसमें से अगर ये है तो ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना प्रॉफिट है, ठीक है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अच्छा कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट कितना है, उसके लिए हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि देखो ये ब्रांच और डिपार्टमेंट का ही कंसेप्ट हो गया ना। हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि प्रोसेस 1 ने कितना प्रॉफिट लगा के सेंड किया था, उतना ही इसमें इंक्लूडेड होगा। तो प्रोसेस 1 ने बोला था कि 25% प्रॉफिट लगा के वो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो है ये प्रोसेस 2 का तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन प्रोसेस 1 का तो ट्रांसफर प्राइस है, तो इस पे कैसे निकालोगे बताओ। हम लोगों ने बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन कर रखा है। तो इस पे कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ क्वेश्चन में बोला है 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब ये अपना जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करता है कौन, प्रोसेस 1 के बारे में बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट 75 है, तो ट्रांसफर प्राइस है 100 रुपीज। अब ये 4500 प्रोसेस 1 का क्या हो गया, ट्रांसफर प्राइस हो गया। हमें ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है, हम लोग को प्रॉफिट बताना है कि इसमें कितना प्रॉफिट है। मैंने टेबल भी बना दिया, अब बोलो तुम लोग कितना प्रॉफिट है। हाँ बोलो। 90,000 divided by 7. एक मिनट. 90,000 divided by 7, 75,000 into 4,500. हाँ वैसे भी कर सकते, कितना आ रहा है बोलो वैसे करने से। वैसे करने से 750. हाँ 750 है, वैसे भी कर सकते हो। 75,000 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 4,500। नहीं ये तो कॉस्ट आ जाएगा, फिर इसको लेना है ना, वैसे भी कर सकते हो। ये देखो अगर ऐसे करते हो कि 90,000 में प्रॉफिट है 15,000, तो 4,500 में कितना होगा, वैसे करने से अगर ये करोगे तब जाके 750 आएगा, और अगर ये ले लोगे तो 3750 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कॉस्ट है ना। अगर हम लोग कंपेयर ही कर रहे हैं तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, देखो कंपेयर हम लोग किसी भी तरीके से कर, ये निकाल लो, इन दोनों में लेस करके प्रॉफिट निकाल लो तो भी सही है, ठीक है जैसा निकालना चाहो वैसा निकाल सकते हो। लेकिन कंसेप्ट को गलत मत कर दो, कंसेप्ट जो है चेंज हो जाएगा ना। ये देखो सही बोल रहे हो, लेकिन 750 तो इसको लेने पे आएगा, इसको लेने पे 750 कैसे आएगा, ये डेटा को लेने पे 750 आएगा, क्योंकि यही तो प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना। अच्छा 90,000 में अगर 15,000 प्रॉफिट है, कंसेप्ट तो ये हो गया ना, 90,000 में अगर 15,000 प्रॉफिट है तो 4,500 में कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 4,500, तब जाके हम लोग को मिल जाएगा 750। ये देखो 15,000 डिवाइडेड बाई 90,000
इंटू 4500, तो ये हो गया 750। ऐसे करके हम लोग को मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट 750 आ जाता है तो कॉस्ट कितना आएगा, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो 750 माइनस 4500 करने पे 3750 आ जाएगा। और अगर हम लोग डायरेक्टली इसको लेते हैं कि अगर 90,000 का कॉस्ट प्राइस है 75,000, तो 4500 का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट निकलेगा तो प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है यूनिटरी मेथड से, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 का अगर प्रॉफिट 25, 100 में अगर 25 प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो 4500 में कितना इंक्लूडेड है, तो कैसे निकालेंगे, 100 में 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 100, मतलब आउट ऑफ 100 25 प्रॉफिट, तो आउट ऑफ 4500 प्रॉफिट कितना। अच्छा ये उल्टा है, 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4500। अच्छा ये थोड़ा सा मिसमैच होगा, क्यों हम बता रहे हैं ये मिसमैच होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये प्रोसेस से नहीं होगा, वो यूनिटरी मेथड करके ही करना पड़ेगा। क्यों अलग आ रहा है हम बता रहे हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 9000 से लिया हुआ नहीं है। अगर सिर्फ 9000 से लिया हुआ होता तो इस बेस पे हो जाता, क्योंकि ये बेस जो है, ये जो है करेंटली जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है उसके बेसिस पे बताएं, लेकिन इसमें तो ये पॉइंट भी एडेड हो गया ना, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो ये पूरे स्टॉक मिला के है, तो हमें इसका कंपेयर ऐसे करना पड़ेगा कि इसके पास अगर 90,000 है तो उसमें प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है 15,000। ठीक है, तो इसके बेसिस पे निकालना पड़ेगा। हम लोग अगर सिर्फ प्रोसेस 1 ने जो प्रॉफिट लगाए उसके बेसिस पे निकालेंगे तो हम लोग का आंसर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ प्रोसेस 1 से लिया गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं है, और हमें यहाँ पर बताया नहीं कि इसमें कितना परसेंटेज प्रोसेस 1 से लिया गया क्लोजिंग स्टॉक में है। जैसे तुम लोग डिपार्टमेंट जब करते हो वहां लिखा हुआ रहता है ना कि पहले डिपार्टमेंट से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका 25% पहले डिपार्टमेंट से लिया गया स्टॉक है, मतलब पहले डिपार्टमेंट से जो स्टॉक लिया गया था क्लोजिंग स्टॉक का 25% वो वाला है, 75% अलग है। वो रेशियो हमें ये नहीं बताया है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इस पे कितना प्रोसेस 1 से लिया गया स्टॉक का वैल्यू है और कितना जो बाहर से खरीद रहा है उसका है। इसी वजह से हम लोग इस पे सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं लगा सकते, हमें पूरा का पूरा यूनिटरी मेथड करना पड़ेगा। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पास अभी जो टोटल स्टॉक है उसमें इतना प्रॉफिट है, तो इतने में कितना प्रॉफिट होगा, तो उस बेसिस पे हम लोग नहीं कर पाएंगे जो हम बता रहे थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, 90,000 डिवाइडेड, सॉरी 15,000, ऐसे प्रॉफिट निकाल लेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 90,000, आउट ऑफ 90,000 15,000 प्रॉफिट। ठीक है, आउट ऑफ 90,000 15,000 प्रॉफिट इनटू कितना हो जाएगा 4,500, तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 7,500, जैसे ही प्रॉफिट आ गया माइनस करके हमें स्टॉक मिल जाएगा। अब इसको लेस करना पड़ेगा, फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर पाएंगे। तो देखते हैं 90,000 से 4,500 लेस करने से 85,500 होगा, ये लेस करने से 71,250 होगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 14,250। ठीक है, अब इसमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लगाएंगे, टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा 4,500। अब इस पे तो कोई प्रॉफिट है नहीं तो डायरेक्टली कॉस्ट में लिखेंगे, ऐड करने से आ जाएगा 14,250, 75,750 और ये 90,000। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट, क्योंकि ये भी प्रॉफिट लगा के फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर करता है। कितना प्रॉफिट लगाएगा, 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 20 माइनस ये ऐसे होगा, कॉस्ट है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट 20, ट्रांसफर प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट हो जाएगा 80, तो 20/80, 20/80 इंटू ये 90,000 में प्रॉफिट है तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो रहा है 90,000 डिवाइडेड बाय 4, 22,500, 22,500, ये प्रॉफिट कॉलम में जाएगा, प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट कुछ है नहीं तो टोटल कॉलम में भी इतना आ जाएगा।
अच्छा अब देखते हैं ये कितना हो रहा है, 90,000 प्लस 22,500, ये हो गया 1,12,500, ये हो जाएगा 75,750। अच्छा और ये हो जाएगा, ये ऐड करने से होगा 0,5,763, 36,750। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लेस गुड स्टॉक। अच्छा अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बाय फिनिश्ड गुड्स स्टॉक 1,12,500, कॉस्ट है 75,750, प्रॉफिट 36,750, 1,12,500, 75,750, 36,750। अब फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करना है इसे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 22,500 और उसमें प्रॉफिट है 8,250, तो 22,500 टोटल में लिखेंगे, प्रॉफिट है 8,250, 22,500 माइनस 8,250, 14,250, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे टू प्रोसेस टू, प्रोसेस टू से करेंटली जो ट्रांसफर हुआ 1,12,500, 75,750, यहाँ से देख के लिख रहे हैं क्योंकि ये टोटल ही तो ऊपर लिखा हुआ है, कुछ ऐड तो हुआ नहीं है। 36,750, 36,750। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी लेस करना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 22,000 और 1,12,000, मतलब ये 1,34, 1,35 हो जाएगा। तो ये हो गया 90,000, ठीक है, और ये टोटल करने पे 45,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो लेस करना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा सेल करके कितना क्या हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है 11,250, तो यहाँ से 11,250 हम लोग को करना पड़ेगा लेस। अब इसका भी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये इनका जो स्टॉक बनता है फिनिश स्टॉक में जो भी स्टॉक आता है वो प्रोसेस टू से आता है, प्रोसेस टू प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करता है, तो फिर इसको भी प्रॉफिट इसमें से एलिमिनेट करके दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। ये देखो ये 1,35,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है 45,000, तो 45,000 प्रॉफिट है 1,35,000, ठीक है, आउट ऑफ 1,35,000 45,000 इज प्रॉफिट एलिमेंट, देन 11,250 में कितना प्रॉफिट एलिमेंट है, इस तरीके से कैलकुलेट करना। 45,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 इंटू 11,250, 3,750 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है और ये वाला लिया है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया हम लोग का 3,750। देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा अमाउंट आ रहा है, क्योंकि ये क्या लिखा है हम लोगों ने प्रॉफिट, ये नीचे क्या लिखा है हम लोगों ने टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय क्या किया है टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैंसिल होगा तो प्रॉफिट ही आएगा, तो ये प्रॉफिट आ रहा है। और अगर ये वाला लेते हो, देखो वो भी देख लो, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, अगर ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो हम लोग का 90,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मतलब कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट इनटू क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैंसिल करोगे कॉस्ट आएगा, तो अगर कॉस्ट आएगा तो इससे टोटल कॉस्ट से कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट निकाल लो, और अगर प्रॉफिट निकाल लेते हो तो टोटल कॉस्ट से प्रॉफिट को लेस करके कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस करके निकालेंगे। 3,750 माइनस 11,250 ये करने पे आ रहा है 7,500।
अच्छा, ये कितना आएगा माइनस करने से? 7,500 माइनस 90,000, तो ये हो गया 82,500। 45,000 माइनस 3,750, 41,250। 1,35,000 माइनस 11,250, 1,23,750। अब यहां से क्या किया गया है, फिनिश स्टॉक से सेल बाय, ये देखो यहाँ पर बोल दिया सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,40,000, 1,40,000 का सेल बाय, तो बाई सेल्स टोटल में लिखना पड़ेगा 1,40,000। अब इसमें प्रॉफिट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेल जब होता है कितने प्रॉफिट में सेल होता है, 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। फिनिश स्टॉक एट, ये वाला बोला है, फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस टू सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,40,000। अच्छा, ये 1,40,000 का सेल क्या है, तो ये देखो इतना स्टॉक था सेल करने के लिए, टोटल हम लोग का अच्छा यहाँ मैंने प्रॉफिट ऐड नहीं किया, यहाँ तो प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा सेल करके, यहाँ जगह रखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर कॉस्ट कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड बोला है फिनिश स्टॉक, यहाँ पर बोला है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,40,000। अच्छा, पूरा का पूरा ही सेल हो गया होगा, इसका मतलब देखो कुछ बोला नहीं है कि कुछ रह गया है, बोला है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,40,000, मतलब ये 1,23,750 का पूरा 1,40,000 में सेल हो गया है, तो प्रॉफिट कितना होगा बैलेंस करने से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट बैलेंस करके, तो 1,23,750 का चीज 1,40,000 में सेल हो गया, जैसा हम बोल रहे थे अभी। तो 1,23,750 1,40,000 में सेल हो गया, तो कितना हो रहा है प्रॉफिट 16,250, 16,250, ये प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे 16,250, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 57,500, ठीक है, 57,500। अब ये कॉस्ट तो है नहीं कि यहाँ कुछ लिख दे, तो 82,500। अब यहाँ पर भी सेम चीज हमें लिखना पड़ेगा, सेल्स 1,40,000, ये लेजर क्लोज होगा तो ये वैल्यू लिखेंगे, इधर भी कितना लिखेंगे 82,500 और 57,500, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1,40,000 में सेल हुआ जिसका कॉस्ट था 82,500, और उसमें से हम लोग का प्रॉफिट अर्न हुआ 16,250, और ओवरऑल प्रॉफिट इंक्लूडेड है 57,500 पूरे स्टॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज कर लेंगे 1,40,000, 82,500 और 57,500। अच्छा, ये क्या है, ये जो 16,250 है ये फिनिश स्टॉक के अकाउंट में हमें दिखेगा, मतलब फिनिश स्टॉक बेच के इतना प्रॉफिट हुआ है, ये फिनिश स्टॉक जो मैनेज कर वो बताएगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब प्रॉफिट तो और भी आगे लगाया हुआ है ना, जैसे देखो अगर हेड ऑफिस 100 रुपीज का चीज अपने ब्रांच को 120 में भेज रहा है, ब्रांच 150 में भेज रहा है, तो ब्रांच तो बोलेगा 30 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन हेड ऑफिस को तो पता है 50 का है। तो ये देखो यहाँ पर फिनिश स्टॉक को कितना लग रहा है, कितने का प्रॉफिट है, 16,250 का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन और भी प्रॉफिट इंक्लूडेड था, इसीलिए ओवरऑल 57,500 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ही यहाँ पर जैसे ब्रांच और हेड ऑफिस का कंसेप्ट है वैसे ही हमें समझना पड़ेगा। अब इस पे कंक्लूजन लिखवा देते हैं, देखो द एबव प्रिपेयर अकाउंट्स कंटेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक to the extent
मेंशन बिलो। समझाते हैं, देखो प्रोसेस वन का जो क्लोजिंग स्टॉक है, देखो अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब अगर प्रॉफिट लगा हुआ कोई स्टॉक रह जाता है और वो नहीं सेल होता है तो उसमें हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट इंक्लूडेड है स्टॉक में, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो प्रोसेस वन में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस वन प्रॉफिट लगाया हुआ कोई भी स्टॉक किसी से भी ट्रांसफर नहीं लेता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रोसेस वन का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। द एबव प्रिपेयर्ड अकाउंट्स कंटेन्ड अनरियलाइज प्रॉफिट, बोल रहे हैं जितने भी अकाउंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक में कितना कितना है वो हम लोग नीचे मेंशन कर रहे हैं। तो प्रोसेस वन में कुछ भी नहीं है, प्रोसेस टू में देखते हैं कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो प्रोसेस टू का जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड जरूर होगा क्योंकि वो प्रोसेस वन से ट्रांसफर लेता है, और जो स्टॉक सेल नहीं हुआ वही उसका अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो प्रोसेस टू का क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 750, मतलब प्रोसेस टू ये स्टॉक फिनिश स्टॉक में नहीं ट्रांसफर कर रहा है, फिनिश स्टॉक अकाउंट में तो इसके पास ही रह रहा है, तो प्रॉफिट लगा हुआ स्टॉक, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 750, ठीक है। और फिनिश्ड गुड्स का देख, फिनिश गुड्स के अकाउंट में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो फिनिश गुड्स के पास टोटल स्टॉक बना था इतना, ठीक है, उसमें से उन्होंने सेल कर दिया है, ये देखो उसमें से इन लोगों ने सेल कितना कर दिया है, इतना स्टॉक था, ठीक है, टोटल इतना स्टॉक था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ये रख लिया। तो उसके बाद इनका स्टॉक कितना बचा जिसमें से उन लोगों ने ये सेल कर दिया है, 1,23,750 का स्टॉक 1,40,000 में सेल कर दिया है, ठीक है, बाकी नहीं गया। तो जो स्टॉक बच गया है उस पे जो प्रॉफिट है वही उनका अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, यानी ये वाला अमाउंट 3750 ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड रह गया, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर रख लिया जाएगा तो वो सेल नहीं हुआ है, तो सेल नहीं हुआ है तो उस पर जितना भी प्रॉफिट है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, जब तक कस्टमर को सेल नहीं करेंगे कैसे रियलाइज होगा। तो 3750, तो यहाँ पर लिखेंगे 3750, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल करके देख लो, ये हो गया 750 कितना हो जाएगा 1500, मतलब 4500, टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 4500। ये भी हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है, नहीं भी पूछे तो तुम लोग इसका कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। 4500 जो है अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो रियलाइज्ड कितना है, देखो रियलाइज्ड प्रॉफिट उतना है जितना हम लोग का सेल हो गया है। तो अगर कोई पूछे कि रियलाइज प्रॉफिट कितना है तो रियलाइज प्रॉफिट हम लोग का हो जाएगा ये वाला 41,250, ठीक है, 41,250 ये हम लोग का रियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा, ये रियलाइज्ड है और ये वाला भी रियलाइज्ड है, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड ही पूछेगा नॉर्मली कि कितना हम लोग का अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ, तो अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा 4,500। अच्छा, तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ, और इस पे मुझे जितना लग रहा है शायद एक ही क्वेश्चन है, इस पे एक ही क्वेश्चन, नहीं ये सब इक्विवेलेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम लोग इक्विवेलेंट प्रोसेस जो है उसका कंसेप्ट समझते हैं। एक सेकंड, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, हम लोग को प्रोडक्शन को क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। अच्छा, अब ये क्यों करना पड़ेगा वो भी हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे मान लो कि हमें 4 चैप्टर रेडी करना है, जैसे कि कॉस्ट का ही ले लेते, जैसे मान लो जॉब कॉस्टिंग तुम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है, सपोज हम टेस्ट लेंगे तो जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मान लो ये हो गया हम लोग का, कुछ और नाम ले लेते लाइक प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट शीट, और एक टॉपिक ले लेते हैं
और मेटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। सपोज अब तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग इसको भी 50% पढ़े हो, इसको 50% पढ़े हो, कंप्लीट नहीं किए हो, ये भी 50% पढ़े हो, कंप्लीट नहीं किए हो, ये भी 50% पढ़ लिए बट कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी 50% पढ़ लिए, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स को 50-50% करके कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम पूछे कि ये मत बोलो कि 50-50% करके कंप्लीट किए हो, ऐसा बोलो कि एक कितना चैप्टर कंप्लीट किया है, इक्विवेलेंट करके बताओ, ठीक है। मतलब अगर 4 चैप्टर 50-50% करके कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना, इससे ये कंक्लूजन तो ला सकते हैं कि हम लोगों ने 2 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिया है, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मतलब रियलिटी में कंप्लीट नहीं किया है, मतलब इक्विवेलेंट करके तो हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये 50% और 50% दोनों मिला के कितना हो गया 100%, यहाँ 50% 50% दोनों मिला के कितना हो गया 100%। मतलब हम लोग के पास अगर 200% आ रहा है, यानी 2 चैप्टर कंप्लीट है, ये हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ओरिजिनली है नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखो तो है नहीं, लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट करने के लिए बोले कि 4 चैप्टर आधा 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 पढ़ने का मतलब है 2 चैप्टर कंप्लीटली पढ़ना, तो ये तुम लोग आधा आधा पढ़े हो, नहीं तो तुम लोग चाहते तो यही टाइम यहाँ पर मान लो तुम लोगों ने पहले ये पढ़ना स्टार्ट किया, फिर ये दोनों का आधा आधा रखा, फिर ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर ये दोनों को आधा आधा नहीं करके, अगर तुम लोग ये प्रोसेस को आधा नहीं करके जॉब कॉस्टिंग को ही आधा कर देते, मतलब इस पे जो टाइम लगा वही टाइम यहाँ दे देते, ये 50% कंप्लीट कर लेते, तो ये कंप्लीट हो जाता। और ये दोनों चैप्टर में जो 50-50% दिया वो अगर प्रोसेस को पढ़ने में लगा देते तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता। 4 चैप्टर 50-50% कंप्लीट करने के जगह तुम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर पाते। मतलब अगर कोई इक्विवेलेंट करके बताने बोले, इक्विवेलेंट एज कंप्लीटेड यूनिट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 चैप्टर्स 50-50% कंप्लीट करने का मतलब है इक्विवेलेंट टू 2 चैप्टर्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट ही करना है प्रोडक्शन को, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट का मतलब तो मैंने समझा दिया कि क्या होगा, हमें क्या बताना है कि कोई अगर मतलब WIP में है कोई भी स्टॉक, तो वो जितना परसेंट कंप्लीट है उतना परसेंट अगर उसे हमें जो है फुल्ली कंप्लीट करना होगा तो उसे इक्विवेलेंट करके हमें बताना है। अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा, फिलहाल ये इक्विवेलेंट का मतलब तुम लोग को समझाना था मुझे, तो ये एग्जांपल जो है मुझे लगा ठीक है कि ये एग्जांपल से हम लोग एटलीस्ट ये वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें हमें चीजों को फुल्ली कंप्लीटेड करके दिखाना है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इक्विवेलेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ जो भी टाइम डिपोट हुआ है उससे हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है इक्विवेलेंट वे में। अच्छा, अब ये समझाने के लिए हम पहले थोड़ा सा लिखवा देते हैं। इट मीन्स एक्सप्रेसिंग incomplete performance in term of complete performance. For example, if there are 1,000 units in closing stock and 40% work is done on each unit, it can be concluded that complete work is done on 400
units and number of number sorry and no work is done on remaining 600 यूनिट। अच्छा देखो ये क्या लिख पाया मैंने, इट मीन्स एक्सप्रेसिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब इट मीन्स एक्सप्रेसिंग इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस। जैसे देखो ये सभी इनकम्प्लीट काम था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट टर्म में जो है बताने का कोशिश किया इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट परफॉर्मेंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि काम कंप्लीट हो गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इफ देयर आर 1000 यूनिट इन क्लोजिंग स्टॉक है कहीं पर, मान लो गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक है जहां पर 1000 यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक और 40% काम उसमें हो चुका है, मतलब सारे यूनिट को कंप्लीट होने के लिए और भी 60% हर एक पे 60% का काम बाकी है हर एक यूनिट पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 40% आधा अधूरा 1000 यूनिट नहीं बता के ये बोलना है कि 40% आधा अधूरा 1000 यूनिट का मतलब कितना कंप्लीट यूनिट है। तो वो हम लोग कैसे बताएंगे, तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंप्लीटेड वर्क इज डन ऑन 400 यूनिट। कैसे बोल सकते हैं, 1000 यूनिट इनकम्प्लीट, ठीक है, 1000 यूनिट इनकम्प्लीट है और काम कितना हुआ है 40%, ठीक है। तो अगर हम लोग 1000 यूनिट में 40% को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 400। तो ये जो 400 यूनिट है हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 40% काम कंप्लीट हो चुका है 60% बाकी है, तो अगर हम लोग 40% मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 400 यूनिट जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। तो कैसे करके निकालना है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर कितने सारे यूनिट है, 1 2 3 4 4 यूनिट है, अगर इसे एक एक यूनिट मानते हैं 1 चैप्टर 2 3 4 टोटल 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये देखो 4 चैप्टर्स इनकम्प्लीटेड है कितना करके 50%। अब इस पे 50% लगाओ कितना हो जाएगा 4 इंटू 50%, ये देखो कितना आ गया 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब 2 चैप्टर कंप्लीटेड है, इसी वजह से मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जाता है। 4 चैप्टर्स 50% करके कंप्लीट है, यानी 4 को 50 से मल्टीप्लाई करने से हमें ये पता चल जाएगा कि दो कितने चैप्टर कंप्लीटेड है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट। ये तो प्रैक्टिकली मैंने समझाया, ये देखो 50-50% को अगर हम लोग ये टाइम इसमें डिवोट कर देते तो ये कंप्लीट हो जाता और ये दोनों टाइम इसमें डिवोट करते तो ये कंप्लीट हो जाता। तो इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, 4 चैप्टर्स इंटू 50% करने पे 4 यूनिट मान लो, जैसे ये फिनिश गुड्स जैसे यहाँ 1000 यूनिट था तो 1000 यूनिट 40% कंप्लीट था, तो 1000 इंटू 40% करने से जितना आएगा वही इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अच्छा अब ये एक कंसेप्ट गया, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। रॉ मटेरियल, मान लो हम लोगों ने रॉ मटेरियल का खर्चा किया है 55,000 and unit completed 5,500 यूनिट। अगर हम लोगों ने 55,000 का रॉ मटेरियल का खर्चा करके 5,500 कंप्लीटेड यूनिट बना लिया है तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, मतलब एक यूनिट पे रॉ मटेरियल का कितना खर्चा आया है, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 5500, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹10 पर यूनिट। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई एक यूनिट 50% कंप्लीटेड है या फिर कोई एक यूनिट 30% कंप्लीटेड है या फिर कोई एक यूनिट 25% कंप्लीटेड है, तो उस पे रॉ मटेरियल का कितना खर्चा हो चुका होगा। मेरा क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो समझो, हम लोगों ने रॉ मटेरियल का 55,000 रुपीज का खर्चा किया है, ठीक है, और उससे हम लोगों ने 5,500 कंप्लीटेड यूनिट 5,500 कंप्लीट यूनिट बना लिया है। तो इसका मतलब एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए रॉ मटेरियल का कितना एक्सपेंस हुआ है 10 रुपीज करके, ये हम लोगों ने डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया। अब सेम टाइप ऑफ फिनिश गुड्स बना रहे हैं और मान लो फिनिश गुड्स जो है वो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 50% ही कंप्लीट हुआ है या फिर 25% कंप्लीट हुआ है,
या फिर 30% कंप्लीट हुआ है, तो रॉ मटेरियल का खर्चा अब तक कितना लग चुका है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर 100% काम होता है तो 10 रुपीज का खर्चा होगा, तो 50% काम हुआ है तो 5 रुपीज का खर्चा होगा, ठीक है। अगर 100% काम होने पे, 100% मतलब ही तो कंप्लीटेड, 100% काम होने पे 10 रुपीज का खर्चा है, 30% काम हुआ है तो 3 रुपीज का खर्चा होगा। अगर 100% काम होने पे 10 रुपीज का खर्चा है तो 25% काम होने पे 2.50 रुपीज का खर्चा होगा। कैसे निकाला हम लोगों ने? 100 इंटू 50%, ठीक है। अच्छा, सॉरी, 10 इंटू 50%, 10 रुपीज है ना, 10 इंटू 50%, 10 इंटू 30%, 10 इंटू 25%। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये वाला पॉइंट तो देखा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, देखो, अगर ऐसा हो, अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो कि 5500 यूनिट रेडी हुआ है लेकिन कंप्लीटेड नहीं है, कैसा है, उसमें अलग अलग तरीके का स्टॉक है। जैसे ये मान लो कि इसमें 1000 यूनिट 100% कंप्लीट है, 2500 यूनिट 50% कंप्लीट है, और 2000 यूनिट 25% कंप्लीट है, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, देखो हम लोगों ने अभी, मैंने क्या एग्जांपल लिया, पहले तो मैंने तुम लोग को ये इक्विवेलेंट का मतलब समझाया चैप्टर के अकॉर्डिंग, नॉर्मल एक एग्जांपल लेके। फिर यहाँ पर एक मैंने यूनिट, एक स्टॉक का एग्जांपल लिया, फिर उसको यहाँ से रिलेट करने का कोशिश किया। अब हम यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे करके हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अब देखो, मैंने बोला कि अगर हम लोगों ने 5500 यूनिट बनाया है जो कि कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली कंप्लीट, 100% कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, और उस पर इतना खर्चा लगा है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा कितना है। और इसी अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ 50% कंप्लीटेड है तो कितना रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है, और अगर 30% है तो कितना रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है, और अगर 25% है तो कितना रॉ मटेरियल का खर्चा लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर दिया। 5500 यूनिट रेडी हुआ है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पूरा इनकम्प्लीट है ऐसा भी नहीं है। 5500 यूनिट जो रेडी है उसमें 1000 यूनिट ऐसा है जो कि 100% कंप्लीट है, 2500 यूनिट ऐसा है जो कि 50% कंप्लीट है, और 2000 यूनिट ऐसा है जो कि 25% कंप्लीट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अगर पूछा जाए कि कॉस्ट पर रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट इसमें भी मान लो यहाँ पर लिखते हैं, रॉ मटेरियल का जो है 55,000 यहाँ भी खर्चा लग चुका है, लेकिन 5500 यूनिट जो रेडी हुआ है वो फुल्ली कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कुछ बाइफर्केशंस है, ये फुल्ली कंप्लीट, ये 50%, ये 25%। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या हम लोग सेम तरीके से ऐसा कर सकते हैं, 55,000 डिवाइडेड बाय 5500? ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये गलत हो जाएगा ना, सोचो ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट है ही नहीं, ये तो अलग अलग नेचर का यूनिट है। तो अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास 10 रुपीज आएगा, ठीक है, लेकिन 10 रुपीज जो आएगा क्या वो एक यूनिट को फिनिश करने का कॉस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। और 1000 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, चलो ये कंप्लीटेड है तो इससे डिवाइड कर देते, क्योंकि 1000 के लिए तो 55,000 का खर्चा नहीं हुआ, ये सबको इतना इतना तक पहुंचाने के लिए, ये 100% कंप्लीट करने के लिए ये काम 50% और ये काम 25% तक कंप्लीट करने के लिए ये खर्चा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगेगा, तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग ये तीनों का टोटल करके डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5500, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये फिनिश्ड गुड्स तो नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना है ये कंडीशन में रहने के बाद भी कि हम लोगों का एक यूनिट फिनिश गुड्स को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो हमें यहाँ पर फिनिश गुड्स का यूनिट चाहिए। जैसे ये था फिनिश गुड्स का यूनिट, ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 100% कंप्लीटेड है तो इसमें 1000 यूनिट ही रहेगा, और अगर ये 50% कंप्लीटेड है, इन मतलब 50% कंप्लीट 50% इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट कितना होगा, तो जैसे मैंने अभी सिखाया मल्टीप्लाई करके हो जाता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई, ये देखो अभी मैंने सिखाया वैसे ही हम लोग
मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इतना यूनिट 2500 यूनिट अगर 50% कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है, तो इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, ये इसे मल्टीप्लाई करने से, और 2000 का 25% करने से कितना आ जाएगा 500। तो इसका मतलब 1000 कंप्लीटेड, ये तो कंप्लीट था ही, ठीक है, इसको हम लोगों ने बना लिया इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने बना लिया कंप्लीट, मतलब 50% इनकम्प्लीटेड 2500 यूनिट का मतलब ही हो जाएगा 1250 कंप्लीटेड यूनिट, और यहाँ पर 2025% जो है कंप्लीट हुआ है, 75% इनकम्प्लीट है, इसका मतलब 500 कंप्लीटेड है। तो ये टोटल करने पे होगा 1000 और 1000, 2000 और ये हो जाएगा 750। तो ये हम लोग को क्या मिल गया कंप्लीटेड यूनिट। अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 55,000 डिवाइडेड बाय 2750 से। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा 55,000 डिवाइडेड बाय 2750। तो ये आंसर हो गया ₹20 पर यूनिट। ठीक है, ₹20 पर यूनिट, ये इस तरीके से होगा ₹20 पर यूनिट। ये तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि अगर हमें कंप्लीटेड यूनिट नहीं, देखो हमें क्यों ऐसा करना पड़ा, अगर हमें ये पता करना पड़े कि एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में कितना रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ, अगर ऐसा है कि जो भी हमारा यूनिट बना हुआ है उसमें पूरा कंप्लीटेड है, तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगर हमें बोले कि 50% इनकम्प्लीट है, 30% तक कंप्लीट है, 25% तक ही कंप्लीट है, तो कितना कितना रॉ मटेरियल का खर्चा हम लोग कर चुके होंगे। तो ये 50% कंप्लीट है तो ₹5 का खर्चा लग चुका होगा, और ₹5 का करेंगे तो ये आगे जाके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और ₹7 का रिक्वायरमेंट होगा, इसमें और हो जाएगा 4.5, नहीं 8.5 होगा, सॉरी 7.5 होगा, हाँ 7.5 होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब ये यूनिट्स जो बना हुआ है कुछ कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ 50% कंप्लीट है, कुछ 25, कुछ 100%। तो अगर हमें पूछा जाए कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, तो हमें इसको डिवाइड हमेशा करना पड़ेगा फिनिश गुड्स से, कंप्लीटेड यूनिट से। तो कंप्लीटेड का इक्विवेलेंट कर लिया, इसीलिए टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो इनकम्प्लीटेड था उसको इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड में ट्रांसफर किया, और उसको करने का क्या कंसेप्ट है, यूनिट इनटू जितना परसेंट कंप्लीट है, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था, जिससे पता चल गया कि 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हम लोग का इसका जो है ओवरव्यू की क्या कंसेप्ट क्या है। अब हम इस पे लिखवाते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले लिखो बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रोसेस अकाउंट देखो हमें फर्स्ट 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब भी हम लोग यहाँ भी प्रोसेस अकाउंट बनेगा, प्रोसेस का जो लेजर बनता है, लेकिन उसके पहले हम लोग 3 स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद ही प्रोसेस अकाउंट हम लोग बनाएंगे इस मेथड में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट का नाम क्या है, पहला स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब ये जो है ऐसा, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमें प्रिपेयर करना है, उसका मतलब फॉर्मेट अलग होगा, ये बता रहे हैं कि क्या प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट is to calculate normal
आउटपुट, ताकि हमें एक्चुअली कंप्लीट आउटपुट पता चले कि कितना आउटपुट है। जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल पा रहे हैं कि 2750 कंप्लीटेड आउटपुट है, तो वही है इसका ऑब्जेक्टिव, ताकि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि नॉर्मल आउटपुट कितना आ रहा है। फिर सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में the objective of this statement is to calculate the cost per unit of normal output। ये वाला, ये देखो 20 रुपीज निकाला, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, कंप्लीटेड यूनिट निकाल के फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, तो वही बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जहां पर हम लोग जो नॉर्मल आउटपुट आएगा, यानी जो कंप्लीटेड इक्विवेलेंट करके कंप्लीटेड यूनिट का आउटपुट आएगा, उसका हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। और एकदम एंड में निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वो मैंने यहाँ नहीं बताया वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो अब अगर इसी अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ऐसा सेम जो है 5000 यूनिट बन रहा है, तो उस पर रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा 5000 इंटू 20, तो वही होता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस statement is to calculate the amount of abnormal loss, abnormal gain, output transfer and closing stock। ये करने पे पता चलेगा, ये करने पे पता चलेगा कि कैसे करके होगा। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला करेंगे। देखो क्या बोला है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट। बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, यानी अभी तक वो फिनिश गुड्स नहीं बनाए, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, 60% कंप्लीट है। इस पे कितना कॉस्ट लगा है 1,10,000, मतलब इसको 60% कंप्लीट बनाने के लिए अभी तक 1,10,000 का कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, अब ये तो पहले से यूनिट अवेलेबल था, और भी 10,000 यूनिट जो है इनपुट दिया गया है, जिसपे कॉस्ट इनकट हुआ है 19,30,000। मतलब ये एक प्रोसेस होगा, यहाँ पर पहले से ही 1000 यूनिट आधा अधूरा बना हुआ है, जिसपे 1,10,000 का खर्चा हो चुका है, और अभी और 10,000 यूनिट दिया गया है जिसपे खर्चा हो चुका है 19,30,000। ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, अब ये प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में 9,000 यूनिट जाएगा। ये मान लो प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 2 में यहाँ से कितना यूनिट ट्रांसफर होने वाला है 9,000। ये भी हमें क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्लोजिंग WIP होगा 800 यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल यूनिट कितना हो गया, पहले से 1000 था और 10,000, मतलब अभी 11,000 यूनिट हो गया है। अब इसमें से इनको 800 यूनिट अपने क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, तो बचा कितना, ये कितना हो जाएगा 10,200, ये इतना बचेगा, जिसमें से ये लोग अपने जो है नेक्स्ट प्रोसेस को 9,000 यूनिट ट्रांसफर करने वाले, तो 9,000 लेस करो, कितना हो जाएगा 11,000
माइनस 800 माइनस 9000, तो 1200 आ रहा है, ठीक है, 1200 आ रहा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट। अच्छा, इस तरीके से नहीं कर सकते, पहले हमें नॉर्मल लॉस का भी देखना पड़ेगा ना, मैंने तो नॉर्मल लॉस पढ़ा नहीं अभी तक। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बोला, पहले ये इतना ही लिखा रहने दो, 10,000 और 1,000 यूनिट टोटल यहाँ पर जो है प्रोसेस होगा, इसमें से 1,000 60% ऑलरेडी बना हुआ है, इसे और 40% कंप्लीट करने पे फिनिश गुड्स बनेगा, और ये 10,000 यूनिट को भी प्रोसेस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रोसेस टू को 9,000 यूनिट ट्रांसफर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में रखने वाले हैं 800 यूनिट, ठीक है, और नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ टोटल इनपुट, क्वेश्चन में ही बता दिया टोटल इनपुट। टोटल इनपुट कितना है, 1,000 प्लस 10,000, टोटल इनपुट हो गया 11,000। इसका 10% अगर लॉस होगा तो ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो हम लोग का स्क्रैप हो गया ना। अगर इसका 10% लॉस होगा यानी 1100, 1100 किसी भी काम का नहीं है, ना तो वो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, ना तो वो प्रोसेस 2 में जाएगा। मतलब 11,000 में से 1100 तो हम लोग का जो है स्क्रैप हो गया, तो बचा कितना, बच रहा है 9,900 यूनिट, 9,900 यूनिट, उसमें से 9,000 क्लोजिंग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो बचना चाहिए 900 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में, बट क्लोजिंग स्टॉक में बच रहा है 800 यूनिट, तो 100 यूनिट कहाँ गया ये बताओ। हम फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग WIP वो 1,000 यूनिट है, हम अभी कॉस्ट नहीं, हम यूनिट का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। 1,000 यूनिट ओपनिंग में था, करेंटली 10,000 यूनिट दिया गया सेम प्रोसेस में, टोटल इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस होगा, तो इतना जो है ये यूजेबल है। अब इसमें से 9,000 नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 900 रहना चाहिए, बट क्लोजिंग स्टॉक में बोल रहा है 800 है, तो मुझे ये बताओ जो 100 का गैप आ रहा है वो क्या है, बोलो। मैंने तो तुम लोग को सिखाया है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, तो बोलो यहाँ पर क्या ऑकर्ड हो रहा है। बोलो क्या आ रहा है यहाँ पर। प्रोसेस कॉस्टिंग का जब ऐसे यूनिट का करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 1,000 यूनिट दिया और 10,000 यूनिट दिया, नॉर्मल लॉस का यूनिट लिखेंगे 1100, ट्रांसफर होगा 9,000, क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा 800, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है, तो दोनों साइड मैच नहीं हो रहा है ना, इधर 11,000 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 800 प्लस 9,000, 9,800 प्लस 1100, तो इधर आ रहा है 10,900, इधर 11,000 आ रहा है, तो ये जो गैप आ रहा है तो ये क्या है, बोलो। या तो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, बोलो क्या होगा। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो ये तो बताना चाहिए ना तुम लोगों को, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, इसका मतलब इसमें एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट का, ठीक है। अब आगे पढ़ो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्क्रैप रियलाइज्ड है 10 रुपीज करके, स्क्रैप और 100% कंप्लीट, जो स्क्रैप जो भी स्क्रैप होगा वो 100% कंप्लीटेड होगा, मतलब उस पे और किसी तरीके का हमें एक्सपेंसेस नहीं करना है उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए। यूजिंग FIFO मेथड, हमें FIFO मेथड यूज करना है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड आल्सो द इक्विवेलेंट आउटपुट। FIFO मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, FIFO मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सिंपल सा बात है कि ये जो 9,000 यूनिट ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहले ये देखो ये 11,000 कैसे बना है, 1,000 प्लस 10,000, ये दोनों को कंबाइन करके सीधा बात है, ठीक है। अब अगर 9,000 ट्रांसफर होगा, हम लोग फॉलो करें FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो ओल्ड स्टॉक है वो पहले ट्रांसफर होगा, यानी ये 9,000 जब ट्रांसफर होगा तो पहले 1,000 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, और इसमें से फिर कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा ये बताओ, ये फुल ट्रांसफर हो जाएगा 9,000 के लिए 1,000, क्योंकि ये ओल्ड है, क्योंकि ये हम लोग का ओपनिंग है, मतलब प्रीवियसली, ये तो करंट ईयर का है, तो अगर 9,000 ट्रांसफर करना है, FIFO मेथड फॉलो करना है, तो 1,000 अगर प्रीवियस वाले से लेंगे तो करंट वाले से कितना लेना पड़ेगा, करंट इनपुट से कितना लेना पड़ेगा 9,000 बनाने के लिए। अरे बोलो, ये मैंने क्या ऐसा पूछ लिया, अगर 9,000 ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में और FIFO मेथड फॉलो करना है,
तो कैसे ट्रांसफर होगा, ये देखो यहाँ पर तो 9,900 यूनिट बच रहा है ना, तो ये तो हम लोग यहाँ पर जो है नॉर्मल लॉस को लेस करके बता रहे हैं, लेकिन हम फीफो का मतलब बता रहे हैं। फीफो का मतलब है कि 1,000 से जितना भी बचेगा वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी 9,000 कंप्लीट करने के लिए जितना जरूरत होगा वो करंट वाले से ट्रांसफर होगा, क्योंकि फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो तुम लोग छोटा छोटा बात पे कोई आंसर नहीं दे रहे हो, लेकिन ये सब चीज बोल बोल के कितना हम लोग कर चुके हैं, और अगर तुम लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो तुम लोग के लिए भी खराब, हम लोग के लिए भी खराब। कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए। अच्छा, हमें अब प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर फीफो मेथड। क्या क्या कॉलम होगा, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इनपुट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर फॉर्मेट में नहीं होगा, नाम ही है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में होगा। आउटपुट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, परसेंटेज यूनिट। अच्छा देखो, इनपुट कितना दिया गया है, इनपुट में हम लिखते हैं, देखो 1,000 यूनिट दिया गया है, जो कि ओपनिंग WIP है, तो ये हम लोग पर्टिकुलर में लिखेंगे ओपनिंग WIP है। उसके बाद कितना दिया गया है, 10,000 यूनिट, ठीक है। 10,000 यूनिट जो है ये हम लोग का करंट इनपुट है, करंट इनपुट। अच्छा, अब आउटपुट का क्या सिचुएशन हुआ, आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, कुछ तो नॉर्मल लॉस है। देखो आउटपुट क्या कैसे बना है, ये दोनों से बना है, तो आउटपुट ऐसे होगा, नॉर्मल लॉस है, ठीक है, और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग WIP है, और क्या है, ट्रांसफर होगा। कौन सा ट्रांसफर होगा, जो फिनिश गुड्स कंप्लीटेड है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस है। अभी अभी हम लोगों ने चेक किया ना कि क्या क्या बन रहा है, तो अब देखो नॉर्मल लॉस कितना है, हमें क्वेश्चन में बता दिया है टोटल इनपुट का 10%, ठीक है, तो टोटल इनपुट कितना हो रहा है 11,000, तो नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं 11,000 का 10%, ठीक है। तो ये देखो 11,000 का 10% मतलब आउटपुट, नॉर्मल लॉस वाला आउटपुट कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग में कितना रहेगा वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है 800, तो हम लोग यहाँ पर 800 लिख देंगे। अच्छा, अब उसके बाद फिनिश गुड्स जो है ट्रांसफर होगा वो कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एबनॉर्मल लॉस हम लोग का कितना आया था, 100 आया था, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 100 आया था। अच्छा, अब हम लोग के यहाँ पर ना दो ही जो है, ये देखो ये ओपनिंग WIP जो है ये हम लोग का आउटपुट बनेगा 1,000। देखो इसको हमें दो पार्ट में देखना पड़ेगा, कैसे, ये हम फिर से बताते हैं। देखो ये हम लोग का जो है ओपनिंग WIP का है, उसका आउटपुट अलग होगा, और करेंटली जो इनपुट हम लोगों ने दिया है ओपनिंग WIP एज ए इनपुट, ठीक है, तो वो पूरा आउटपुट हो जाएगा। और जो करंट इनपुट है उसका क्या क्या सिचुएशन हुआ है वो हम लोगों ने लिखा है। देखो इसमें से हम लोग का नॉर्मल लॉस जो है, नॉर्मल लॉस जो है वो हुआ है 1100, क्लोजिंग WIP में रहेगा 800, ये हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फिनिश गुड्स जो कंप्लीटेड है वो बोला है, देखो कितना ट्रांसफर होगा, यहाँ पर 9,000 यूनिट ट्रांसफर होना चाहिए, तो 9,000 कैसे ट्रांसफर होगा, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि फीफो मेथड कर रहे हैं, तो ये 1,000 जो आउटपुट आएगा वो पूरा ट्रांसफर होगा, और यहाँ से करंट वाले से इसका मतलब 8,000 ट्रांसफर होगा, और ये दोनों मिक्सड अप होके कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है, यहाँ भी 11,000 आना चाहिए टोटल करके, इनपुट और आउटपुट बराबर होना चाहिए सारे एडजस्टमेंट के बाद, अगर नहीं हो रहा है तो कम आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस होगा। इनपुट अगर जो है ये देखो यहाँ पर अगर टोटल करेंगे 1,000 प्लस 1,100 प्लस 800 प्लस 8,000, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10,900 आउटपुट आ रहा है, जबकि आना चाहिए 11,000, तो कितना कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है वही हम लोग का
एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। हम फिर से बताते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनपुट लिख देना है। तो इनपुट का दो पैटर्न है, एक ओपनिंग WIP है, ठीक है, और दूसरा जो है करेंट इनपुट है। अब करेंट इनपुट और ओपनिंग WIP, अब जो आउटपुट हमें मिलेगा उसका क्या क्या कंडीशन है। देखो जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसमें एक तो नॉर्मल लॉस है, एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP रहेगा, ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP रहेगा, एक फिनिश गुड्स रहेगा, और एक एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। ये हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट करके देखा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है कि फीफो मेथड में होगा, तो जो ट्रांसफर हो रहा है फीफो किस पे एप्लीकेबल होगा, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, यूजिंग फीफो मेथड। तो फीफो मेथड का मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो स्टॉक फर्स्ट आया है उसको पहले प्रोसेस करके हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग WIP का पहले हम लोग का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओपनिंग WIP का जो ट्रांसफर होगा वो अगर 1000 यूनिट है, और अगर हमें टोटल ट्रांसफर करना है 9000 यूनिट, तो हमें यहाँ से 8000 लेना पड़ेगा, फ्रेश इनपुट से 8000 लेना पड़ेगा, और जो WIP है उससे 1000 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का ये 9000 हो जाएगा। नॉर्मल लॉस हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमें गिवन था, और ये एबनॉर्मल लॉस आ रहा है क्योंकि दोनों साइड एडजस्ट करने पे हमारा 11000 नहीं हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है क्योंकि इनपुट से ज्यादा हम लोग का, इनपुट से आउटपुट जो है वो कम है। अब इक्विवेलेंट यूनिट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये 60% कंप्लीट है, ठीक है, और ये जो है 75% कंप्लीट है क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP 60% कंप्लीट है, तो उसे हमें और कितना परसेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, 40%, यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 60% हम लोग का कंप्लीटेड है, और उसे हमें और 40% कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 400 आएगा, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लॉस यहाँ पर देखो हर एक स्क्रैप 100% कंप्लीट है, तो नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग WIP कितना परसेंट कंप्लीट है, 75% कंप्लीट है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 75। हम बता रहे हैं यहाँ 75 लिखा, बट यहाँ 60 के जगह 40 क्यों लिखा वो भी हम समझाते हैं। और फिनिश गुड्स तो तभी फिनिश गुड्स होगा जब वो 100% कंप्लीट है, तो ये 100% कंप्लीट होगा। और एबनॉर्मल लॉस वो भी 100% कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें बता ही दिया है कि जितने भी स्क्रैप आइटम है वो 100% कंप्लीट है। पहले हम परसेंटेज का तुम लोग को बताते कैसे मैंने लिखा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, यानी कि स्क्रैप आइटम 100% कंप्लीटेड है, फिनिश गुड्स तो 100% कंप्लीट है तभी वो फिनिश गुड्स है, और क्लोजिंग WIP 75% कंप्लीट है। एक्चुअली हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इस बार हम लोगों ने कितना कितना परसेंट काम कंप्लीट किया है। तो ये 60% ये ड्यूरिंग द ईयर का या फिर ड्यूरिंग द पीरियड का कंप्लीटेड पोर्शन नहीं है, ये बिफोर पीरियड का कंप्लीटेड पोर्शन है। तो इस पीरियड में हमारा कितना परसेंट कंप्लीट होगा, ये पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग वाले पे ही पहले काम होगा, तो ये 40% कंप्लीट किया गया है, ठीक है। मतलब 60% जो बन चुका था उसमें 40% कंप्लीट किया गया है, यानी 1000 को 40% कंप्लीट करने का मतलब है 400 कंप्लीटेड यूनिट। और ये नॉर्मल लॉस जो है इसका हम लोग का कुछ भी वैल्यू करने का जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हमें वैल्यू करने का जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस में पहले ही बताया, नॉर्मल लॉस को कुछ नहीं करना है। और 800 का 75%, देखते कितना होगा, 800 का 75%, तो ये हम लोग का हो जाएगा 600, ठीक है। अच्छा, और 8000 का 100% यानी 8000, और ये 100 का 100% यानी कि 100, तो टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, 8700 और 400, मतलब ये हो गया 9100, ठीक है। तो इसका मतलब 9100 हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट हो रहा है, ठीक है, 9100 हम लोग का कंप्लीटेड यूनिट हो रहा है। हम फिर से एक बार बता देते हैं, देखो मैंने क्या क्या लिखा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इधर हमें अरेंज करना है, उसके बाद हमें दिखाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखो हम लोगों का जो कंप्लीट है 1000 यूनिट, वो 60% मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ड्यूरिंग द पीरियड का नहीं है, हमें सारे परसेंटेज ड्यूरिंग द पीरियड का दिखाना है कि कितना कितना कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1000 में हम लोगों ने 40% और काम किया होगा, नॉर्मल लॉस पे 100% काम किया, क्लोजिंग स्टॉक पे 75% काम किया, क्लोजिंग WIP पे, फिनिश गुड्स पे 100%
काम किया और एबनॉर्मल लॉस पे 100%। ये हम लोगों ने करंटली कितना कितना परसेंट काम किया है यूनिट्स पे वो दिखा है। नॉर्मल लॉस को कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस का सिर्फ यूनिट हमें जरूरत होता है जो मैंने यहाँ ले लिया, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं होता है। तो अगर इसको नहीं भी कंसिडर करोगे इधर तो भी चलेगा, अगर 100% नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग WIP 75% ही कंप्लीट है, यानी 600 मतलब ये तो इनकम्प्लीट है ना, अभी भी 25% इस पे काम करना बाकी है, यानी ये 600 कंप्लीटेड है। 800 इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ 75% मींस 600 यूनिट्स फुल्ली कंप्लीटेड। 8000 100% completed, then 8000 completed। 100 यूनिट 100% कंप्लीटेड, यानी 100% इसमें इक्विवेलेंट नहीं करना पड़ा, इक्विवेलेंट यहाँ करना पड़ा, इक्विवेलेंट यहाँ करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या था, 1000 यूनिट 60% जो है प्रीवियस ईयर के हिसाब से कंप्लीटेड था। इसका मतलब अभी हम लोगों ने जो 40% इस पे काम किया इसको कंप्लीट करने के लिए, तो 40% काम करने के बाद 60% इनकम्प्लीटेड यूनिट कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने काम अगर 40% ही किया 1000 यूनिट पे, तो बेसिकली अगर इसको इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बोला जाए तो हम लोगों ने 400 यूनिट कंप्लीट बनाए हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक्चुअली 1000 यूनिट पे 40% काम किया है। इसको अगर मुझे कंक्लूड करके इक्विवेलेंट करके बताना है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हम लोगों ने 400 यूनिट कंप्लीटली बनाए हैं, ठीक है, 400 यूनिट कंप्लीटली बनाए हैं। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो कि हमें ड्यूरिंग द पीरियड पे कितना कितना काम किया है परसेंटेज वाइज वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 40% होगा क्योंकि 60% प्रीवियसली कंप्लीटेड था, ठीक है। ये हम लोग का इक्विवेलेंट यूनिट का बन गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखा देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो कितना कॉस्ट इनकट हुआ है, 19,30,000 और 1,10,000, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू भी है तो वो लेस कर देंगे तो हम लोग का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा 10 रुपीज। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोसेस फॉर द पीरियड 19,30,000, ड्यूरिंग द ईयर इतना खर्चा हुआ, लेस कर देंगे स्क्रैप। स्क्रैप कितना है 10 रुपीज करके 100 यूनिट, नॉर्मल लॉस नहीं 100 नहीं 111, तो ये हम लोग का हो जाएगा 11,000। तो यहाँ पर आंसर आता है 19,19,000। जैसे हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं ना कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, वैसे ही कर रहे हैं, सेम तरीके से कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का टोटल प्रोसेस कॉस्ट। हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है। वही चीज करें, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो भी आया, अब इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। $19,19,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टोटल इनपुट यूनिट कितना है 11,000 और नॉर्मल लॉस कितना है 1100, तो 9900 आ रहा है। लेकिन अच्छा हाँ सॉरी, हमें ये थोड़ी ना लेना है, हमें तो इक्विवेलेंट यूनिट लेना है, तभी तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाला ना, क्योंकि ये सब तो जैसे ये नहीं ले सकते ना, ये 40% इस पे काम बाकी था तो हमें ये वाला लेना पड़ेगा, तभी तो ये हम लोगों ने प्रिपेयर किया। तो 9,100 इक्विवेलेंट यूनिट लेना है। हम गलती से जो है दूसरे वाले जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी से करते रहते हैं। तो 19,19,000 डिवाइडेड बाई 9100, तो ये आ रहा है 210.87। 210.88, 110.879 है तो 88 कर लेते हैं अप्रॉक्स पर यूनिट।
अच्छा, अब हमें और एक चीज प्रिपेयर करने के लिए बोला है लास्ट, दैट इज इक्विवेलेंट आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट आउटपुट भी निकालने के लिए बोला। आउटपुट तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ बोला नहीं है वैल्यूएशन करने के लिए, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, वो भी दिखाते हैं कैसे। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन यानी जिसका कॉस्ट हमें नहीं पता चला वो कॉस्ट निकालेंगे। तो क्या क्या कॉस्ट निकालना पड़ेगा, लिखते हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। देखो, ओपनिंग WIP जो कंप्लीट हुआ उसका हमें कॉस्ट नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग WIP, इक्विवेलेंट यूनिट है 400। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ WIP एट बिगिनिंग, ये देखो हमें किसका किसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। इसका नॉर्मल लॉस का तो जरूरत है नहीं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये क्लोजिंग WIP का निकालेंगे, फिनिश गुड्स का निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस का निकालेंगे। नॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशन नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ WIP एट बिगिनिंग, कंप्लीटेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ ओपनिंग WIP। देखो हम बताते हैं, ये 400 जो ओपनिंग WIP था करेंट ईयर में, 400 जो यूनिट को कंप्लीट किया गया उस पे कितना कॉस्ट लगा, ये कॉस्ट पर यूनिट तो हम लोगों ने निकाला है 210.88। तो मल्टीप्लाई करते हैं दिस वन इंटू 400, तो ये हो जाएगा 84,351। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 84,351.6 यानी 352। और इसके पहले कितना कॉस्ट इंक्लूड हो चुका है इसमें, ये देखो 1,10,000। 60% कंप्लीट करने के लिए 1,10,000। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, ये जो मैंने लिखा है ये इसीलिए लिखा है। कॉस्ट ऑफ WIP एट बिगिनिंग, कंप्लीटेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट, ये निकल के आएगा, ठीक है। ये ऐसे लिख, कॉस्ट ऑफ WIP एट बिगिनिंग ऐसे लिख, ये करेंट ईयर का लिख दो। कॉस्ट ऑफ WIP प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा किया गया था, 1,10,000, ठीक है। प्रीवियस ईयर में खर्चा किया गया था 1,10,000। तो टोटल कितना निकल के आ गया, टोटल निकल के आ गया 9, ये कितना हो जाएगा 84,352 प्लस 1,10,000, 1,94,352, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ ओपनिंग WIP, टोटल कॉस्ट यहां पर लिख देते हैं। कंप्लीट कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग WIP। हम समझाते हैं क्या किया मैंने यहाँ पर। हम लोगों ने पहले निकाल लिया कि पर यूनिट को कंप्लीट करने का कॉस्ट कितना है। तो ओपनिंग WIP जो हम लोगों ने इस बार काम किया जिसपे, उसको कंप्लीट करने के लिए उस पे हमारा इतना खर्चा हुआ, पहले से इतना खर्चा हुआ था। तो 1000 कंप्लीटेड यूनिट को बनाने के लिए टोटल एक्सपेंस हो चुका है ये वाला, ठीक है, 1,94,352। अच्छा, अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स कितना यूनिट है, 800 यूनिट है। यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें लिखना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 210.88। मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा। क्लोजिंग WIP कितना आया हम लोग का, ये 600 यूनिट। ये देखो हमें इक्विवेलेंट लिखना है 600 यूनिट, यहाँ पर लिखेंगे 600, ये 8,000 है। 210.88 करके चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। और एबनॉर्मल लॉस हम लोग का आया है 100 यूनिट, 210.88 एट द रेट ऑफ करके कितना कॉस्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 21088, और ये वाला कितना होगा 8,000 इंटू 21088
0.88, तो ये हो गया 1687 040, 600 इंटू 210.88, 1,26,528, ये कॉस्ट जो है इनकट हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू लेके किया है, तुम लोग पूरा वैल्यू लेके भी कर सकते हो, तो शायद थोड़ा सा आंसर जो है अलग आ सकता है। ठीक है, आएगा, जरूर आएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये डिवाइड करने से तो 0.88 के बाद बहुत सारा डिजिट आ रहा था, तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितना आंसर आ रहा है, तो फिर मतलब ये एग्जैक्ट आंसर आने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। बाकी ऐसे लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राउंड ऑफ एरर होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट बनाना है। इक्विवेलेंट यूनिट बनाने के बाद ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कॉस्ट कितना है, फिर उसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। मतलब ये वाला कंसेप्ट देखो, ये वाला कंसेप्ट, इक्विवेलेंट यूनिट बना के डिवाइड कर दिया तो कॉस्ट पर यूनिट। अब सबका वैल्यूएशन कर दिया। वैल्यूएशन किसका करना है? नॉर्मल लॉस के अलावा बाकी सभी का करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग का और फिनिश गुड्स का, एबनॉर्मल लॉस का, और ये 1000 यूनिट जो है अब सभी का इक्विवेलेंट यूनिट का करना है। ठीक है, तो 1000 यूनिट का हमें 400 का करना है। 400 में कितना कॉस्ट इनकट हुआ? तो करेंट ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये खर्चा हुआ, प्रीवियसली ये खर्चा हो चुका था, यानी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने के लिए इतना खर्चा किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिनिश गुड्स जो है ये सबका इतना इतना रेट करके कितना हुआ ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो ये हम लोग का हो गया स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो मैंने बोला था ना, करने से पता चलेगा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है कि जहां पर हम लोग एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन या आउटपुट या फिर ट्रांसफर स्टॉक का हम लोग वैल्यूएशन करेंगे कि उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो ये एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, दोनों दोनों मेथड ही थोड़ा अलग है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि हम लोगों ने भी फीफो किया, इसके बाद वेटेड एवरेज वगैरह भी इस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।